ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਖੰਨਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜੋ ਕਰੀਬ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ट्रैफिक होया ਤਾਂ डबल ट्रैक पुल भी बनाया जाएगा। में मोदी जी की सरकार आई, मैं मंत्री बना और मैं आपको आह्वान करता हूं कि पंजाब जब से बना है तब से जितने रोड के काम नहीं हुए उससे ज्यादा काम मेरे 7 साल के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किए। बहनों और भाइयों, पंजाब में हमने 20,000 करोड़ की लागत से 1500 किलोमीटर हाईवे पूरे निर्माण किए हैं। कम से कम 2022-23 में 36,000 करोड़ की लागत से 1,000 किलोमीटर 4 to 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। और पंजाब में भारतमाला परियोजना फेज 1 में हम 1 लाख करोड़ की लागत से 1 लाख करोड़, मैं ऐसे कुछ भी बातों करने वाला नेता नहीं हूं, मीडिया वाले मेरी बात को रिकॉर्ड कर ले, जो जो बात करूंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा। झूठे वादे करना हमारा काम नहीं है। पंजाब में भारतमाला परियोजना 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में इकोनॉमिक कॉरिडोर और हाईवे का निर्माण किया हम करने जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1,126 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे के निर्माण की योजना बनाई है। ये ने टोटल 1.5 लाख करोड़ के काम अभी आने वाले 2 साल 3 साल में पंजाब में शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें चंडीगढ़, खरार, लुधियाना तक 2000 करोड़ की लागत से 88 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण कराया गया है। तलवंडी फिरोजपुर तक 207 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया गया है। रामपुरा, तलवंडी, रमन मंडी तक 1500 करोड़ की लागत से 78 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया गया है। जीरकपुर, पटियाला, भटिंडा तक 3000 करोड़ की लागत से 216 किलोमीटर 4 लेन मार्ग निर्माण कराया गया है। अमृतसर से भटिंडा तक 3000 करोड़ की लागत से 174 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया गया है। खन्ना, मलेरकोटला, रायकोट, जगरान 120 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। और पठानकोट से अमृतसर तक 705 करोड़ की लागत से 102 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया है। अभी यहाँ मेरे विशेष रूप से गुरप्रीत सिंह जी ने मुझे मांग की है फ्लाईओवर की। अब मुझे भी देखने के लिए मिला गलत डिजाइन है, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्लाईओवर को सुधार दूंगा ही, पर फ्लाईओवर के पहले मैं तुरंत आपके खन्ना के लिए 1100 करोड़ रुपए के रिंग रोड का काम पहले शुरू कर दूंगा। आने वाले 3-4 महीने में ये काम होगा, फिर ये ट्रैफिक थोड़ा रिंग रोड पर जाएगा और फिर इसको ठीक करके मैं आपको अच्छा एलिवेटेड रोड बना के दूंगा। अब मुझे पता नहीं है यहाँ ट्रैफिक कितना है, आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं फ्लाईओवर में अभी 3 मंजिले फ्लाईओवर बना रहा हूँ।
मैंने अपने यहाँ नागपुर में पहली बार बनाया, नीचे में 6 लेन रोड, फिर 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर पे मेट्रो। अभी पूना में बना रहा हूँ, नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 8 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 8 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर पे मेट्रो। अब यहाँ ट्रैफिक कितना है मुझे मालूम नहीं है। अगर ट्रैफिक ज्यादा होगा तो डबल डेकर फ्लाईओवर बना दूंगा, पर ट्रैफिक अगर उतना नहीं होगा तो उसकी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं देखकर जरूर ये काम कर दूंगा। जहां तक मुझे आपको ये भी कहना है कि जो पंजाब में विशेष रूप से जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं हम लोग, वो पंजाब के उद्योगों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 70,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बना रहे हैं हम लोग। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पंजाब से आर्थिक परिदृश्य में काफी बदलाव इससे आएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। आपको पता होगा कि हमारी चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 से 10% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है, अमेरिका में 12% है, और हमारे देश में ये कॉस्ट 16 से 18% है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर पाते, हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता, और इसलिए मैंने तय किया है कि अब लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री वाले हैं। तो पहली बात यह है कि हम नए एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तब मैंने मुंबई शहर में 55 उड्डान पुल बनाए 2 साल में। मुंबई पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बनाया। आप कभी मुंबई में जाओगे तो समुद्र में मैंने वर्ली बांद्रा एक सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, और जब मैं कहता था 2 साल में होगा तो लोग मुझे हंसते थे। मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 1.25 घंटे में आ रहे। अभी दिल्ली से मेरठ देहरादून तक हमने हाईवे बनाया। पहले दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे। और मैं जो हाईवे बना रहा हूं दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, और दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं आपको 1 साल के अंदर बना कर दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। अमृतसर में तो मैंने हमारे 4 महत्वपूर्ण गुरुद्वारा वहां से थे, तो मैंने बाहर से भी रोड निकाला है, और सब गुरुद्वारों को जोड़कर भी रोड निकाल के दिया। ये काम हमने किया है आपके आशीर्वाद से। प्रधानमंत्री ने मुझे करतारपुर साहिब का रोड बनाने का आदेश दिया था, कितने दिनों में बनाया। करतारपुर साहिब कितने दिनों से नहीं बन रहा था। हमारे पूरे दर्शनार्थियों के लिए वो रोड का काम हमने बहुत जल्द समय में पूरा करके दिखाया। बहनों और भाइयों, पंजाब में जो 70,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। पहला हाईवे दिल्ली अमृतसर कटरा, और ये बाद में मुंबई को मिलता है। तो अमृतसर से मुंबई 16 घंटे में, और ट्रक जाएगी 30 घंटे में। अभी समय लगता है 65 घंटे। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट कम नहीं होगी, डीजल कम नहीं लगेगा, उद्योग नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा। 40,000 करोड़ की लागत से काम शुरू है, शायद इसी साल दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। 40,000 करोड़ की लागत से 668 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और ये तो एक्सप्रेसवे जो है, ये सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा,
गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब, तरन तारण को जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगा और केवल दिल्ली से 6 घंटे में। ये एक्सप्रेसवे अंबाला, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में 93 किलोमीटर का काम शुरू हो गया है, 486 किलोमीटर का काम अवार्ड हो गया है और जिसका काम अगस्त 2022 में शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का 17 किलोमीटर का टेंडर प्रक्रिया में है, 72 किलोमीटर का डीपीआर बनाया जा रहा है और दिल्ली से माता वैष्णो देवी दर्शन के लोग जाएंगे 6 घंटे में और हमें आशीर्वाद देंगे, ये मुझे विश्वास है। दूसरा एक्सप्रेस हाईवे है लुधियाना से रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे, 4,350 करोड़ की लागत से 128 किलोमीटर का लुधियाना रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। ये लुधियाना से 17 किलोमीटर की दूरी पर मानेवाल में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। इस हाईवे से पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क हो जाएगा। लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। यह हाईवे बनने से NH-44 के उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का काम सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और यह हाईवे दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। तीसरा हाईवे जो अमृतसर, भटिंडा, जामनगर, जो आपके एक्सपोर्ट के लिए बहुत उपयोगी है, ये 23,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। 917 किलोमीटर लंबा अमृतसर, भटिंडा, जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 762 किलोमीटर का काम तेजी से चल रहा है। 155 किलोमीटर का काम सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और ये भी एक्सप्रेसवे 2024 तक बन जाएगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। ये जो 3 रिफाइनरी है पंजाब में, बठिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, ये तीनों को ये आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ेगा। ये कॉरिडोर बनने से भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है, वो भी समस्या इससे सुलझाई जाएगी। लुधियाना भटिंडा ग्रीन एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए 2,500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड एफएम बना रहे हैं। भटिंडा में इसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इस हाईवे का निर्माण सितंबर 2022 में शुरू हो जाएगा और 2024 में यह पूरा होगा। करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर था, जो 550वीं गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने ये कॉरिडोर को जोड़ने का काम पूरा कर दिया है। मुझे खुशी है कि डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब तक ये कॉरिडोर सड़क बनने से वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत फायदा हुआ। यह धार्मिक स्थल सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और भारत का हर सिख भाई वहाँ जाना चाहता है और इस कॉरिडोर से यह दिक्कत समाप्त हो गई है। मुझे विश्वास है कि इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पंजाब में जो भी काम हमने किए हैं वो पंजाब को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और पंजाब के लोग ज़्यादा ट्रक ट्रांसपोर्ट में, गाड़ी ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा है। हम 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। मैं 2004 से बोल रहा हूँ, बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता बन के फायदा नहीं होगा। इस देश का किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। आज देश की हालत ऐसी है कि पूरे दुनिया को हम चावल सप्लाई कर सकते, इतनी चावल का भंडार भरा हुआ।
रखने के लिए जगह नहीं है। मक्का सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चीनी सरप्लस। ब्राजील में चीनी का भाव 22 रुपए किलो था, हमारे यहाँ 32 रुपए किलो। कोई इंटरनेशनल मार्केट में हमारी चीनी नहीं खरीदता। अभी ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लिया, मेरा लड़का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, तो उसको मैंने कहा अरे पंजाब का गेहूं ले। बोले पिताजी ऑस्ट्रेलिया से 8 रुपए किलो का गेहूं मिला है, पंजाब में कहाँ मिलेगा। तो वर्ल्ड के भाव से हम लोग चुन रहे, इसलिए किसानों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये मैं कर रहा हूं। हमने इथेनॉल की शुरुआत की। शुगर फैक्ट्री में मोलाइसेस तैयार होता है, उससे हमने बायो इथेनॉल बनाया, पेट्रोल में डाल रहे, 10% डाल रहे, अब 20% हो जाएगा। फिर बीएवी मोलाइसेस से इथेनॉल बनना शुरू की अनुमति दी, 7% शुगर उसमें होती है, वो इथेनॉल तैयार हुआ। फिर शुगर के जूस से इथेनॉल बनने की अनुमति दी, और अभी हमने मक्के से और चावल से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। मेरी बात जरा शांति से सुनो, मैं केवल नेता नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा कंसल्टेंट हूं, और मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी जानता हूं और टेक्नोलॉजी को भी जानता हूं। और इसलिए आपको मैं बताता हूं कि मेरी बात को गंभीरता से समझो। मैं जब YouTube पे बोलता हूं तो पूरे वर्ल्ड में मेरी बात जाती है। मुझे 4 लाख रुपए महीना YouTube से मिलता है रॉयल्टी करके, तो मैं फुकट में सलाह दे रहा हूं आपको। 1 टन राइस से 470 लीटर इथेनॉल बनता है, पर ये जो अच्छा राइस है उसको उपयोग में मत लाइए। जो राइस कट है, जो कड़ी बोलते हैं राइस की, वेस्ट है, सबसे बेकार है, उससे इथेनॉल बनाइए। इथेनॉल की इकोनॉमी हमें 2 लाख करोड़ की करनी है, जो किसानों की जिंदगी को बदल देगी। मेरे क्षेत्र में 50,000 एकड़ गन्ना है, और गन्ने के कारण किसानों की आत्महत्या रुक गई, नहीं तो कपास के साथ, गेहूं के साथ, चावल के साथ किसान मर रहे थे। बहनों और भाइयों, ये जो राइस से इथेनॉल बन रहा है, इथेनॉल यानी क्या है? अल्कोहल है। जो ब्रांडी और विस्की आप पीते वही इथेनॉल है। ये पेट में डालते हैं, वो गाड़ी में डालते हैं। और ये जो अल्कोहल है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है। ये टोयोटो, बाद में सुजुकी और हुंडई, तीनों के एमडी को मैंने बुलाया था, मैंने एडवाइजरी निकल दी है। ये तीनों कंपनियां, बाद में 2 व्हीलर में बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने मोटरसाइकिल बनाई है, मैंने ही लॉन्च की है, बजाज की और टीवीएस की। और बहनों और भाइयों, फ्लेक्स इंजन अब हमने एडवाइजरी दी है। फ्लेक्स इंजन, आप कनाडा में बहुत जाते हो, कनाडा में जाओगे तो वहां के गाड़ियों पर लिखा है फ्लेक्स इंजन। अमेरिका में जाते हो, लिखा है फ्लेक्स इंजन। ब्राजील में जाओ, लिखा हुआ है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है कि 100% पेट्रोल डालो और 100% बायो इथेनॉल डालो। इथेनॉल का रेट है 62 रुपए लीटर और पेट्रोल का रेट है 110 रुपए लीटर। किसानों ने तैयार किया इथेनॉल, आपके गाड़ी में, आपके स्कूटर में, आपकी ऑटो रिक्शा में चलेगा। तो बहनों और भाइयों, 8 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, जो 25 लाख करोड़ का 5 साल में होने वाला था, वो बच जाएगा। और ये पैसा किसानों के जेब में जाएगा, किसानों को फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा। मेरे शहर में ये जो लग्जरी बस है, वॉल्वो जैसी, स्कैनिया की एयर कंडीशन बस 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। आप स्वीडन में जाइए, स्कैनिया की बस है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और इसलिए बहनों और भाइयों, पंजाब में इथेनॉल को तैयार करिए। ये चावल में जो भी सड़ा हुआ चावल होगा, टूटा हुआ चावल होगा, और मक्का,
कौन? अभी बीच में मक्के के भाव गिर गए थे, सरकार भी खरीद रही है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है, और इसलिए अब हमें हमारे यहाँ किसानों को अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाना है। यही हमारी सरकार की नीति है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 400 करोड़ लीटर हम इथेनॉल खरीद रहे हैं। आने वाले समय में इससे 10 गुना 4000 करोड़ लीटर लगेगा। और ये सरप्लस चावल, सरप्लस कॉर्न, सरप्लस चीनी, ये इथेनॉल में कन्वर्ट होगी और किसानों का भला होगा। दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं, आपका इंडस्ट्री है, बॉयलर होंगे, कोयला जलाते होंगे लोहे में, बिजली की फर्नेस होगी। अब हमने तय किया कि अब पानी से ग्रीन हाइड्रोजन निकलेगा। मेरे पास दिल्ली आ जाओ देखने के लिए। टोयोटो कंपनी की पहली गाड़ी मेरे घर पर है। 15 अभी 2-4-5 दिन में, अगले सप्ताह, मैं रोज चुनाव में घूम रहा हूं इसलिए उद्घाटन नहीं किया। अगले सप्ताह शायद मैं गाड़ी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। टोयोटो की गाड़ी जापान से बनाई मैंने, लाई है, और पानी से ग्रीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन पर गाड़ी चलने वाली है। बहनों और भाइयों, यूरोप में रेलवे का इंजन ग्रीन हाइड्रोजन पे चलता है। केमिकल प्लांट, स्टील प्लांट, अब कोयले की जरूरत नहीं, अब बिजली की जरूरत नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। और जिसको विश्वास नहीं होता वो आगे दिल्ली आने के बाद मेरे घर देखने के लिए आए, गाड़ी में एक चक्कर लगाइए, आपको ऐसी 100-150 स्पीड से गाड़ी दौड़ती है, आवाज भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं चलेगा ये किस पे चल रही है। और मैंने अब एक योजना हरदीप पुरी जी को दी है। मैं नागपुर का सांसद हूं और 7 साल पहले मैंने अपने शहर का टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार के बिजली कंपनी को भेज दिया। कोराडी और कापरखेड़ा करके बिजली प्लांट है, टॉयलेट का पानी। आपको मालूम है कितना पैसा मिलता है हमारी कारपोरेशन को? 325 करोड़ रुपए मिलता है टॉयलेट का पानी बेचकर, 325 करोड़। अब उसी पानी से हमारे जवान इंजीनियर ने इलेक्ट्रोलाइजर तैयार किया है। पिछले महीने 10 तारीख को बंगलोर में मैंने इनॉग्रेट करने जाना था, मैं जा नहीं पाया कोविड के कारण। पूरा अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है, गंदा पानी फुकट में। ऊपर में सोलर रूफटॉप और विंड मिल लगाएंगे, बिजली लगभग मुफ्त है, और इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और जनरेटर सेट उसको प्रेशराइज करने के पर इथेनॉल पे चलेगा, ग्रीन फ्यूल पर। और बहनों और भाइयों, और ग्रीन हाइड्रोजन गांव-गांव में तैयार होगा, इंडस्ट्री उस पे चलेगी, ट्रक उस पे चलेंगे, बसेस उस पे चलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा, गांव के जवान लड़कों को काम मिलेगा, इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण नहीं होगा। अब ये हिंदुस्तान बनने जा रहा है। मुझे मालूम है कि मैं बहुत कठिन बातें कह रहा हूं, पर हिंदुस्तान का कोई पत्रकार और पार्लियामेंट का कोई पार्टी का मेंबर, किसी के पास जाओ आप, कोई आपको बता देगा जो जो बात मैंने की है वो 100% पूरी हुई है। यही हमारी सरकार की विशेषता है। और बहनों और भाइयों, अब डीजल पेट्रोल से मुक्ति पाई है। एलएनजी पहला पंप नागपुर में मैंने शुरू किया। एक ट्रक और एक बस को अगर एलएनजी में कन्वर्ट किया तो 8 लाख रुपए लगते हैं और 290 दिन में पैसा वसूल हो जाता है। अगर डीजल से ट्रक चलाओगे तो 100 रुपए का डीजल जहां लगता है, वहां 50-55 रुपए का सीएनजी लगता है, वहीं 40 रुपए का एलएनजी लगता है। एलएनजी हमारे भविष्य का फ्यूल है। हम एलएनजी ला रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई, मैंने ई रिक्शा लाई। देश में आदमी को ढोने का काम करता था, मेरा नए टेक्नोलॉजी लाओ। पूरे देश में ये प्रथा बंद हुई। अब हमारी महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही है। कल मैं इलाहाबाद में था, प्रयागराज में, तो एक महिला ई रिक्शा चलाते हुए मुझे दिखी, मुझे बहुत खुशी हुई।
और इसलिए बहनों और भाइयों अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, एलएनजी। और सबसे आखिर में इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसको संशय होगा वो मेरे यहाँ आ जाइए, मैं भी किसान हूं। ये जो परली आप जलाते हैं ना, ये 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी, बायो एलएनजी निकलता। आपके लुधियाना के पास शायद महिंद्रा वाले प्लांट डाल रहे हैं। परली को मत जलाइए, वेस्ट टू वेल्थ। मैं 2 बातें हमारे नौजवान साथियों को अक्सर कहता हूं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ही हमारा भविष्य है। और दूसरी बात मैं लोगों को बताता हूं, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। नो वन इज वेस्ट, it is depending upon the vision of the leadership, it is depending upon the technology that you can convert waste into wealth। और पंजाब उद्यमशील है, पंजाब के लोगों ने इंजीनियरिंग उद्योगों में क्रांति की है। बहनों और भाइयों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। यह देश की प्रगति हो, विकास हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण हो, यह देश भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेद नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही हमारे मोदी जी के सरकार का, हमारी भूमिका है। और मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि हम हिंदुस्तान के तकदीर को बदलना चाहते हैं, हिंदुस्तान को दुनिया की इकोनॉमिक पावर बनाना चाहते हैं, किसानों को समृद्ध संपन्न बनाना चाहते हैं, गांवों को गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति देना चाहते हैं। ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। 3 बातें मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो दिल्ली के कार्यालय के बाहर लिखी हुई है, राष्ट्रवाद, हम 2-4 रहे न रहे, पर तेरा वैभव अमर रहे मां। ये मातृभूमि का प्रगति हो, विकास हो, ये राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास, ये हमारा मिशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय, ये हमारा उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय में क्या कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन, हमारा उद्देश्य है। बहनों और भाइयों, पंजाब में हम हर बार अकाली दल के साथ लड़ते थे। बादल साहब, सुखबीर जी, अनेक समय हमारे उनके साथ अलायंस चलती थी। अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो अनेक बार मुझे अनुभव मिला उनके साथ काम करने का, पर दुर्भाग्यवश किसान आंदोलन में हमने कोई निर्णय गलत नहीं किया था, पर दुर्भाग्यवश लोगों में गलत परसेप्शन चला गया। बहनों और भाइयों, किसानों के फसल के क्या सच्चे दाम उनको नहीं मिलने चाहिए? क्या किसानों के फसल के आधार पर उद्योग स्थापन नहीं होने चाहिए? अभी मैं आ रहा था, आलू का ट्रक जा रहा था, अगर पोटैटो चिप नहीं बनेंगे तो आलू को भाव कहां से मिलेगा? अगर चीनी मिल नहीं होगी तो शुगर के गन्ने को भाव कहां से मिलेगा? कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है, आलू सस्ता है, चीप महंगा है। हमारा संतरा नागपुर का, तुम्हारे यहाँ भी होता है, हमारा भी संतरा है। बादल साहब क्या, मैंने 250 संतरे के पेड़ भेजे यहाँ, बोले मुझे नागपुरी संतरा चाहिए। तो हमारा संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। बहनों और भाइयों, जब तक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं होगी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा,
किसानों को उनके फसल के सही भाव नहीं मिलेंगे, तब तक किसानों की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। हम वही करना चाहते हैं और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी मां बेटों की पार्टी नहीं है, ये पिता पुत्रों की पार्टी नहीं है। मैंने अपने जिंदगी में कोई कटआउट नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाया, किसी के गले में हार नहीं डाला। मुझे दिल्ली के रोड मालूम नहीं थे, मेरे पिताजी एमएलए नहीं थी, मेरी माँ एमपी नहीं थी, मैं किसान का बेटा था। मैं पोस्टर चिपकाता था, दीवारों पर लिखता था, हैंड राइटिंग गंदा था तो काले दीवार पर चूना लगाने का काम करता था। मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता जिस चेयर पर अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने, उसी चेयर पर बैठने का मुझे मौका मिला, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और इसीलिए चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हुआ। ये नहीं है प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, एमपी के पेट से एमपी, एमएलए के पेट से एमएलए, और बाकी कार्यकर्ता क्या करे। तो मुझे एक बार एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस के पूछा, मैं क्या करूं? मैंने बोला चुनाव चिन्ह घंटा हाथ में ले और बजाने का काम कर। बहनों और भाइयों, हमारी पार्टी इस देश की तस्वीर को बदलना चाहती है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहती है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि गुरप्रीत सिंह भट्टी जी के रूप में एक अच्छा, दमदार युवा उम्मीदवार हमने खड़ा किया है। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार भारत की प्रगति को, विश्व को प्रथम क्रमांक कर लेने जा रही है। आप केवल पंजाब में डबल इंजन लगा दो और फिर चमत्कार देखो। अभी तक जो हुआ था वो तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। तो आपकी दुआएं, आपकी शुभकामनाएं गुरप्रीत सिंह जी के साथ रखिए। मुझे और 3 सभाएं करनी है और शाम को फिर से चंडीगढ़ से वापस लौटना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वादा किया है मैंने, पहले रिंग रोड का काम करूंगा, बाद में ये फ्लाईओवर को भी आपको समाधान करके दूंगा। मेरा वादा मैं पूरा करूंगा, आपका वादा आप पूरा करिए। कहा गए अपने उम्मीदवार? हाँ, यही है। मेरा वादा मैं पूरा करूंगा, आपका वादा इनको चुन कर देके आप पूरा करिए, यही आपसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार ईमानदार परिवार, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां